दोस्तों, वी हैव शिशिर गुप्ता इन आवर गेस्ट टुडे। शिशिर भाई, आपका हमारे जीटी लॉग पॉडकास्ट में स्वागत है। धन्यवाद भाई। शिशिर ने 2003 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली से किया और फिर 2005 में आईआईएम लखनऊ से अपनी मैनेजमेंट की शिक्षा शुरू की। 2005 में ही मैकार्टिस रिसर्चर, जो कि एक बहुत ही जानी मानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स या सीएफडी एनालिसिस की एक रिसर्च फर्म है, जो कि इंडिया या यूएई बेस्ड फर्म में मानी जाती है, उस फर्म को भी 2005 में शुरुआत किया और 2006 आते आते मैकार्टिस का काम इतना बढ़ गया दैट शिशिर हैज टू ड्रॉप आउट फ्रॉम द आईआईएम लखनऊ बैच से। तो शिशिर भाई, पहला क्वेश्चन तो सिंपल है कि जितने भी जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो ड्रॉप आउट मतलब एज ए कैटेगरी में भी बहुत सारे आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग आते हैं, बट यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम। तो मतलब वो सिचुएशन कैसे बनती है एंड हाउ डिड यू डिसाइड? क्योंकि जब आप आईआईएम लखनऊ जैसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो एक जो कंपनी आपने शुरुआत की जो कि सिर्फ 1 साल पुरानी है, उस 1 साल पुरानी कंपनी के लिए हो सकता है कि कुछ काम आ गया हो, बट उसके लिए एक आईआईएम लखनऊ जैसे इंस्टीट्यूट को छोड़ना आसान नहीं है। तो वो थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताएं और थोड़ा सा बताइए कि वो कैसे डिसीजन कैसे लिया आपने। अनुराग, 2 क्वेश्चन आपने मेरे से पूछे। पहला ये है कि काफी सारे एंटरप्रेन्योर के साथ ये जुड़ क्यों जाता है ड्रॉप आउट वाला टर्मिनोलॉजी हाँ। या फिर वो कैसे होता है। मेरे ख्याल से इसका तो एक यही रीजन है कि जो ड्रॉप कर लेता है वो थोड़ा ज्यादा टाइम दे पाता है, अपने जल्दी शुरू कर पाता है। बिल्कुल ठीक। तो ये जो अपनी जर्नी है एंटरप्रेन्योरशिप की, इसमें टाइम सबसे बड़ी करेंसी है। हमारी लाइफ की भी सबसे बड़ी करेंसी टाइम है और एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी भी टाइम है। तो टाइम बहुत एसेंस है। टाइम जितना तुम लगाओगे उतना तुमको मार्केट और तुम्हारा वो सिखाता रहता है, तो तुम ज्यादा बढ़ते रहते हो कदम बाय कदम। तो इस कारण आई थिंक इट हेल्प्स। और थोड़ा सा दूसरा ये भी रीजन हो सकता है कि ड्रॉप करा तो काफी जज्बा होगा कि मतलब करना यही है। तो दूसरा जो मेरा सवाल है उसी से, दूसरा जो आपका सवाल है वो उसी से रिलेटेड है शायद, कि वो क्यों कैसे ड्रॉप किया। इट वाज प्रोबेबली हार्ड डिसीजन लगता है अभी कोई किसी को बताता हूँ तो कि ड्रॉप करने का। एक्चुअली मुझे इतना हार्ड डिसीजन नहीं लगा था, क्योंकि मुझे ये क्लियर था कि मुझे ना थोड़ा इसी एंटरप्रेन्योरशिप के डायरेक्शन में ही जाना है। दैट्स वेयर आई लाइक कि मुझे बिजनेस सेट करना है। और मैंने आईआईएम की पढ़ाई में एमबीए की पढ़ाई में देखा कि वो बने बनाए बिजनेसेस को चलाने के लिए इट्स अ गुड स्टडी कि प्रोसेसेस को कैसे मेंटेन करना है। लेकिन अगर आपको नया कोई बिजनेस शुरू करना है तो आई डोंट थिंक उसका मेरे को ज्यादा रेलेवेंस लगा। मुझे तो ये लगा कि मैं अगर करके 2 साल खुद अपना बिजनेस चलाऊंगा तो आई विल बी एबल टू लर्न मच मोर ऑफ अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस और एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस रादर देन कि मैं वहां पे पढ़ के वो जानकारी हासिल कर पाऊंगा। तो मेरा वो लाइफ का जो ऑब्जेक्टिव था, जो आई थिंक थोड़ा मैं इस मामले में लकी कहूंगा अपने आप को कि मेरे को थोड़ा पहले से क्लियर हो गया था। काफी लोगों को नहीं हो पाता, लेकिन मेरे को काफी पहले से ही क्लियर था कि यार बिजनेस ही करना अपना है, ही काम अपना काम ही करना है, अपना बिजनेस ही करना है। बट जैसे सीएफडी या जो मैकार्टिस का जो वर्क डोमेन है बहुत निश एरिया है ना। बहुत सारी कंपनीज अभी भी नहीं है, तो शायद मे बी आई थिंक 15 साल पहले 20 साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो डिसीजन इन टर्म्स ऑफ वर्किंग इन अ वेरी वेरी निश एरिया, वो कैसे स्टार्ट किया? मतलब आई अंडरस्टैंड कि आप मैकेनिकल इंजीनियर थे, इस तरह की जो वेंटिलेशन या जो सीएफडी हमने सब्जेक्ट पढ़ा था, जो है वो सब्जेक्ट रहा होगा, बट सब्जेक्ट के बेसिस पे बिजनेस एस्टैब्लिश करना सर्विसेज सेक्टर में वो भी वो बहुत ही मुश्किल सा काम है फॉर द कॉलेज पास आउट, जो कि जस्ट मे बी आई थिंक 2 साल पहले ही कॉलेज से आप लोग निकले थे। तो वो डिसीजन या वो अपॉर्चुनिटी आपको कैसे क्लैरिटी से देखी? नहीं, ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं था। हम लोगों को ये क्लियर नहीं था कि हमको क्या बिजनेस करना है। और आई थिंक तभी ना 2005-2004 की बात है, तब एक पॉल ग्राहम करके एक यूएस के वो हैं
सॉर्ट ऑफ वाई कॉम्बिनेटर करके उन्होंने, एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने अपना इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया था कैलिफोर्निया में, और उन्होंने अपने एसेज लिखने शुरू किए थे। मेरे ख्याल से वो एसेज अभी सारे एंटरप्रेन्योर के लिए काफी बाइबल टाइप फॉलो किए जाते हैं, और तभी उन्होंने वो लिखना शुरू किया था। तो वन ऑफ द इनिशियल एसेज जो उनका था उसमें उन्होंने बोला था कि ना आइडिया ज्यादा मैटर नहीं करता, बिजनेस शुरू करना ज्यादा मैटर करता है, और कर दो तो अपने आप आइडिया थोड़ा थोड़ा इवॉल्व हो जाता है। तो हम लोगों ने, मैंने इनफैक्ट जो मैं और मेरे पार्टनर ने सोचा था ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस चीज पे कि क्या करा जाए, क्योंकि हमको देखा जाए तो एकदम सही चीज थी, क्योंकि लाइक यू सेड कि हमको साल 2 साल हुआ, 1 साल ही हुआ था बल्कि, 2004 में हमने सोचना शुरू कर दिया था कि अब शुरू करते हैं। तो 1 साल ही हुआ था, तो हमें दुनिया की और क्या मार्केट है और क्या वो है उसकी ज्यादा समझ तो थी नहीं। तो हम कितना भी दिमाग लगाते हैं और नहीं भी दिमाग लगाते हैं, तो हमारा जो बिजनेस शुरू होने का जो फाउंडेशन था उसमें कुछ ज्यादा सही में फर्क नहीं पड़ता था। फिर आपने 2005 से स्टार्ट किया, और फिर 2015 में आपने ये ओक्टर अप्लायंसेस जो शुरू किया, जो दूसरी कंपनी है। अब बेसिकली वो जो दूसरी कंपनी है वो एक देखा जाए तो वो ओडीएम कंपनी की तरह आपने स्टार्ट किया। ओडीएम स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल डिजाइन एंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो ओडीएम की तरह शुरू किया। अब ओडीएम का जो प्रोसेस है वो एक बिल्कुल अलग प्रोसेस है कंपेयर टू द सर्विस सेक्टर जी। सर्विस में कार्टेस ऑलरेडी चल रही थी, और फिर ओक्टर आपने स्टार्ट की। तो ये जो स्विच है फ्रॉम सर्विस सेक्टर टू द ओडीएम या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना, वो जो चेंज है वो कैसे आया? मतलब क्योंकि वो तो बिल्कुल अलग लेवल की वो है, मतलब दोनों के बिजनेस करने का तरीका अलग है, जेनेसिस अलग है, दोनों के क्लाइंटेल का तरीका अलग है। जी। तो वो जो स्विच है, वो स्विच हमने क्यों किया, क्यों दूसरी कंपनी शुरू करी? तो क्या हुआ कि मेकार्ट्स में हम लोग ग्रो करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन थोड़ा एक इतना तेजी से हम लोग ग्रो नहीं कर पा रहे थे जितना हम लेट्स से व्हाटएवर और कॉम्पिटिटर को देखें। और तभी इसका थोड़ा फनी सा भी एक रीजन है कि पॉल ग्राम, मैंने बताया कि उनके एसेज आते रहते थे तो उन्होंने 2012 में करीब एक ऐसे लिखा जिसमें डिफाइन करा कि व्हाट इज अ स्टार्टअप। अच्छा ठीक है, तो हम पहले उन्होंने ऐसे लिखे थे कि स्टार्टअप के लिए जैसे 3 चीजें बहुत जरूरी है। क्या चीजें जरूरी है कि एक तो यू शुड मेक समथिंग विच कस्टमर रियली वांट, ठीक है। दूसरा, यू शुड स्टार्ट विद गुड पीपल, द गुड फाउंडिंग टीम विच वर्क्स वेल टुगेदर, और तीसरा, यू शुड स्पेंड एज लिटिल मनी एज पॉसिबल। तो हम लोग वो प्रिंसिपल्स तो फॉलो कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास वैसे फंडिंग इकोसिस्टम नहीं था, तो पैसा वैसे ही कम था, और हम सोच रहे हैं कि कस्टमर को हम दे रहे हैं और कस्टमर उसके लिए पैसे दे रहा है, तो ऑब्वियसली वांट समथिंग। और स्टार्टिंग विद गुड पीपल में तो कोई डाउट था ही नहीं, वी वर ऑब्वियसली गुड पीपल, एज गुड एज वी गेट। तो इसका उस फंडामेंटल में तो हम सब सेट बैठ रहे थे। लेकिन वो 2012 का जो आर्टिकल था पॉल ग्राम जी का, जिन्होंने उसमें लिखा कि व्हाट इज अ स्टार्टअप, हाँ थोड़ा लेट दिया उन्होंने वो आर्टिकल हमारी जर्दी के हिसाब से। तो उसमें उन्होंने बताया कि स्टार्टअप इज अ कंपनी इज अ डिफरेंट फ्रॉम एनी न्यू कंपनी, जस्ट बीइंग अ न्यूली स्टार्टेड कंपनी डज नॉट मेक यू अ स्टार्टअप। अच्छा। तो व्हाट मेक्स अ स्टार्टअप, इट इज डिजाइंड फॉर ग्रोथ, इट शुड बी डिजाइंड फॉर क्विक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल स्केलिंग अप। तो वो पढ़ के हमने रियलाइज किया यार वी आर नॉट डिजाइन फॉर ग्रोथ, वी हैड टू डिजाइन टू कंजर्व मनी एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट और मैक्सिमाइज डिलीवरी, मैक्सिमाइज सर्विस, व्हाटएवर। सो वी वर नॉट डिजाइन फॉर ग्रोथ। तो थोड़ा एक यार दिमाग में आया, और अब तो हम न्यूली स्टार्टेड भी नहीं रहे, देयर वर लाइक 7 years, 10 साल तो हो ही गए थे लगभग। हाँ 7 साल 8 साल हो चुके थे जब हम, तो हमने यार गड़बड़ हो गया, अब थोड़ा रीस्टार्ट शायद करना पड़ेगा। और उसी साल क्या हुआ कि फ्लिपकार्ट और जोमेटो टाइप की कंपनीज बड़ी होने लगी, विजिबिलिटी उनकी थोड़ा से पहले से शुरू हो रही थी, लेकिन उनकी विजिबिलिटी, तो वो जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो पॉल ग्राम साहब ने अपने आर्टिकल में समझाया और प्रैक्टिकली हमने देखा अच्छा ये होता है स्टार्टअप, हम लोग थोड़ा उसमें चले गए गलत डायरेक्शन में। हम लोग को भी
वो नहीं रहा। प्रोडक्ट सेगमेंट में ही घुसना चाहिए। तो जो भी मतलब से ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि सर्विसेज में स्टार्टअप नहीं होती। आई वुड से इन्फोसिस वाज अ स्टार्टअप व्हेन इट स्टार्टेड, व्हेन और वो सर्विसेज ही करती थी 1990s में जब उन्होंने शुरू किया। लेकिन आई थिंक द की थिंग इज द मार्केट अपॉर्चुनिटी। मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत तेजी से ग्रो होनी चाहिए एंड तुम्हें एक वो अंदेशा होना चाहिए कि ये मार्केट में ये चीज चेंज होने वाली है। द मार्केट अपॉर्चुनिटी मेक देम बिग। तो आई वुडंट से कि सर्विसेज कंपनी को स्केल करना पॉसिबल है, बट द मार्केट अपॉर्चुनिटी हैज टू बी देयर वेयर समथिंग इज चेंजिंग इन द ओवरऑल यूजर बिहेवियर। जिस तरह से दुनिया चलती है उसमें कुछ चेंज हो रहा है। नो आई एग्री, टोटली एग्री। मुझे भी लगता था कि जैसे हम लोगों ने जब 2009 में ग्रीन ट्री ग्लोबल स्टार्ट किया और उस समय भी वी वर थिंकिंग कि एनर्जी कोड्स बिल्डिंग्स के अप्लाई हो जाएंगे, सारी स्टेट्स में वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे और फिर बहुत बड़ा मार्केट एस्टैब्लिश हो सकता है फॉर सच सर्विसेज, बट वो ऐसा नहीं हुआ। और आई टोटली एग्री विद यू कि अगर मार्केट जो है वो अवेलेबल नहीं है तो शायद वो सर्विस या प्रोडक्ट कोई भी होगा वो शायद सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। सक्सेसफुल हो सकता है Successful, I wouldn't say Green Tree is not successful. I think Green Tree is very successful. Mecart is also very successful in its own right. I would say कि हम लोग successful तो हैं. I think we are, but I think वो जो startup का जो growth वाला जो curve है कि हमको बहुत तेजी से $1 billion valuation और इस तरह की डायरेक्शन में जाना है, वो वाली चीज में ना ग्रीन ट्री ना मेकार्ट्स कभी भी उस डायरेक्शन में हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि मार्केट सिचुएशन कभी ऐसी बैठी। करेक्ट। हम लोग सक्सेसफुल मतलब विद रिस्पेक्ट टू द रिलेटिव ग्रोथ क्योंकि और सेगमेंट्स में कंपनीज को मिल रही थी या मिल रही होगी उस समय, तो उस पर्सपेक्टिव से तो वो मार्केट तो बहुत सारी चीजें डिफाइन करता ही है। तो ठीक है, मतलब मार्केट जो है वो नहीं, तो ये नहीं था तो फिर हम लोगों ने सोचा है फिर कोई बात नहीं, अब दोबारा से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। थैंकफुली हम लोग यंग ही थे उस समय भी, तो हमने सोचा था कि कर सकते हैं, अभी दोबारा शुरू करते हैं। एंड वी नाउ हैव अ लिटिल बिट ऑफ लर्निंग of running this, so we can like make a more conscious choice on the market to choose and all. तो लेकिन वो हमने ODM नहीं चूज किया था। ODM अब थोड़ा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम उस डायरेक्शन में मार्केट के हिसाब से पिवोट होते होते अब हम ODM हैं। ODM हमें भी अभी पता चला है 2-3 साल पहले कि ODM है। उससे पहले हम लोग कंज्यूमर ब्रांड बना रहे थे। 2015 में जब हम लोगों ने शुरू किया तो हमारा आइडिया था IoT डिवाइसेस का कंज्यूमर ब्रांड बनाने का। अच्छा। तो उसी समय एक नेस्ट करके एक कंपनी थी। हाँ, मुझे याद है। हाँ, वो थर्मोस्टेट प्लग्स और ये सब चीजें बनाती थी वो। नहीं थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट बनाती थी। थर्मोस्टेट US मार्केट में। हाँ, तो थर्मोस्टेट अभी भी वो चलती है फर्म। हाँ, गूगल ने एक्वायर कर दिया था उसको 2015 में एंड दे आर डूइंग गुड। तो टोनी फैडल की स्टार्टअप थी नेस्ट थर्मोस्टेट, which was the idea was कि इंटरनेट कनेक्टेड थर्मोस्टेट पहले नहीं होते थे। इंटरनेट हनीवेल वगैरह टाइप की कंपनीज के थर्मोस्टेट होते थे जो स्टैटिक होते थे, मतलब ऐसे व्हाइट कलर का एक डब्बा सा होता था। तो उन्होंने उसको री इमेजिन किया और री इमेजिन करके कनेक्टेड थर्मोस्टेट और कुछ LCD स्क्रीन, सुंदर सा प्रोडक्ट है काफी। सो हमने भी वैसा ही सोचा। एक और प्रोडक्ट उस समय बहुत पॉपुलर हो रहा था US मार्केट में, रिंग वीडियो डोरबेल। So that was also, in fact, Ring तो most successful company है which has come out of Shark Tank. Shark Tank US, जो ये अपना Shark Tank इंडिया का जो, तो उसमें से सबसे सक्सेसफुल कंपनी है जो उन सारी कंपनियां वहाँ पे आई हैं उसमें रिंग है। Amazon ने अभी 3-4 साल पहले एक्वायर किया रिंग को। सो इस तरह की कुछ कंपनीज आ रही थी और इंटरेस्टिंगली शार्क टैंक में भी उनको फंडिंग नहीं मिली थी रिंग को। दे वर रिजेक्टेड बाय दोस व्हाटएवर। सो ये अब जो वो हमें राइज देख के लग रहा था कि इंडिया में भी IoT टाइप के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का राइज होगा। तो हम लोग में भी स्मार्ट थर्मोस्टेट, स्मार्ट लॉक, स्मार्ट प्लग्स जो शायद आपने यूज भी करे हैं, वो प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए थे। अलेक्सा जब आया था 2017 में इंडियन मार्केट में, तो अलेक्सा से चलने वाली चीजों के लिए बेसिकली अलेक्सा चोज अस एज अ
एज अ लॉन्च पार्टनर। उन्होंने जोमेटो को लॉन्च पार्टनर बनाया था फॉर फूड डिलीवरी, उबर वाज लॉन्च पार्टनर फॉर कैब कि भाई अलेक्सा को बोलो और गाड़ी आ जाएगी, खाना आ जाएगा। इसी तरह से होम ऑटोमेशन या स्मार्ट होम डिवाइसेस के लिए हमारे डिवाइसेस थे जो उनके लॉन्च पार्टनर थे। सो अलेक्सा को बोल के आप लाइट बंद कर सकते हो, पंखा की स्पीड वगैरह तेज कर सकते हो, कम कर सकते हो, वो सारी चीजों के लिए वी वर द लॉन्च पार्टनर। सो उससे हमको मोमेंटम अच्छा मिला। फिर क्या हुआ, ये चलता रहा, ग्रोथ हो रही थी। 2019 में सोनी से हमको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसमें वो लोगों ने गूगल होम वाला टीवी लॉन्च किया था, ब्राविया रेंज ऑफ टीवीज में। तो दे वांटेड टू गिव अ एक्सपीरियंस ऑफ स्मार्ट होम टू देयर टीवी कस्टमर्स विद टीवी एज अ हब। तो हमें बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट मिला सोनी से 2019 में। तो हमारे डिवाइसेस ये जो मैन्युफैक्चर थे वो बंडल हुए सोनी टीवी के साथ, और वो सो आई थिंक दैट गेव अस अ लिटिल बिट ऑफ B2B डायरेक्शन में हम लोगों को नज करा उस कॉन्ट्रैक्ट ने। और फिर क्योंकि सोनी एक काफी उनका ऑडिट काफी स्ट्रांग था, एस्टैब्लिश ब्रांड है, सो एवरीबॉडी वी केम इन एवरीबॉडीज रडार कि यार इस सोनी के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो इनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स और मतलब अपने आप ही लोग उसको अच्छा है, जापानीज स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। या सो उसके बाद हम लोगों को उसमें ज्यादा मोमेंटम मिलने लग गया। तो अभी भी हम लोग कंज्यूमर ब्रांड में IoT प्रोडक्ट्स Amazon, Flipkart वगैरह में बेचते हैं, बट दैट बिजनेस नाउ हैज बिकम मच स्मॉलर देन अवर मैन्युफैक्चरिंग दैट वी डू फॉर अदर ब्रांड्स। तो मतलब इन जनरल अगर होम अप्लायंसेस की बात करें या IoT बेस्ड अप्लायंसेस की बात करें, तो मतलब हमारे यहाँ पे जो कस्टमर सेगमेंट है अभी भी शायद उस तरह के डिवाइसेस के लिए बहुत रेडी नहीं है। जैसे होम बेस्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे टीवी बेल वाला बहुत है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ऑलरेडी घर में कभी न कभी रहते ही हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी होते हैं तो भी मतलब एक वो पड़ोसी को बोल देते कि आप वहां छोड़ दो, रहते देन लेटिंग द स्ट्रेंजर कम इन एंड पुट द मे बी आई थिंक द बैग इनसाइड। लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ उस तरह का अरेंजमेंट है जो लोगों को इंटरपर्सनल स्किल से लोग डेवलप कर ले जाते हैं। आई थिंक वही द की थिंग इज कि यहाँ पे जो हमारा रहने का स्टाइल है, घर की जो लाइफ है स्टाइल है, वो काफी डिफरेंट है वेस्टर्न होम से। तो जो प्रोडक्ट है वो भी डिफरेंट होगा। वी कैन नॉट अज्यूम कि जो US मार्केट या चाइना मार्केट या फिर कोरियन मार्केट या जापानीज मार्केट में हिट है वो इंडिया में भी हिट होगा, एंड दैट इज वन ऑफ द मिस्टेक दैट वी डिड टू अज्यूमिंग दिस। लेकिन अगर हम कंसीडरिंग इंडियन मार्केट, जैसे कि एक हमने प्रोडक्ट बनाया था which was water level controller, IoT based water level controller। अच्छा, क्योंकि दिस इज अ वेरी यूनिक, आप US वगैरह में किसी को बोले समझ में भी नहीं आएगा बोल क्या रहे हो भाई। तो हाँ, वहाँ चलता ही नहीं होगा ये सब। वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता कि तुम्हारी टंकी है तुम्हें खुद बढ़ना है, वहाँ पे तो सप्लाई का पानी आता है। तो यहाँ पे अपने छतों में टंकी रखी होती है, उसको देखना है कि उसमें टंकी में पानी जाए टाइम से जाए। तो उसका जो मैनेजमेंट है कि हम लोगों ने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया था, वो वाटर का लेवल सेंस करता था, उसके बेसिस पे मोटर ऑन ऑफ करता था। सो बाद में हमने वो इंस्टॉलेशन का स्केल करना उसका काफी मुश्किल हो रहा था। एक्चुअली हम वो कर ही रहे थे तभी सोनी आ गया। आई थिंक वी कुड हैव डन समथिंग ग्रेट इन दैट। मतलब आई वुड से कि दिस इज नॉट अ, आई वुडंट से कि ये मार्केट रेडी नहीं है IoT प्रोडक्ट के लिए या वो नहीं है। मैं अपना फेलियर मानता हूँ कि हम वो विनर प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में नहीं लॉन्च कर पाए जो इंडियन कस्टमर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल होता और जिसको हम बहुत तेजी से बहुत देश भर में स्केल कर पाते। हम उस जर्नी में थे, हमने कुछ गलतियां करी, हमने US मार्केट और अदर वेस्टर्न मार्केट्स को कॉपी करके यहाँ पे लाने की कोशिश करी, which was a mistake. We should have और जनरली टेक्नोलॉजी को पहले हमने फ्रंट में रखा कि IoT है, अब इसके अराउंड क्या करना है, रादर देन कि ये प्रॉब्लम है अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। अगर इसमें IoT यूज होता है तो ठीक है, नहीं भी होता तो डजंट मैटर। वो हम पहुंचने वाले थे वहां पे, बट क्या हुआ कि वो मार्केट डायनेमिक्स के कारण हमारे को B2B डायरेक्शन में पुल ज्यादा आ गया, तो हम लोग फिर उसमें बह गए। फिर वो कोविड आने के बाद वो फर्दर वो पुल तेज हो गया, क्योंकि वो चाइना से होके आ रहे थे ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग। तो वो बॉर्डर में फ्रीज हो गया, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में चैलेंजेस आने लग गए। तो काफी इंडियन ब्रांड्स फिर हमारे साथ जुड़ गए जो हमारे को लोकली मैन्युफैक्चर करवाना चाहते थे अपनी डिवाइसेस। वेरी नाइस, ओके।
ये भी अलग पर्सपेक्टिव है, बट जनरली मुझे लगता है, मैं अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ। जनरली हम लोग जब होम अप्लायंसेस को मतलब डिफाइन करते हैं तो दो तीन तरीके की सेगमेंट्स डिफाइन करते हैं। एक है जो किचन अप्लायंसेस कंपोनेंट है, एक है जो कंफर्ट कंपोनेंट है जिसमें गीजर, एसी, फैन, ये वाले पार्ट हो गए, और एक है एंटरटेनमेंट कंपोनेंट है जिसमें टीवी आ गया या डोरबेल हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया। इन सारे ही सिस्टम्स में आप देखिए कि देयर आर सर्टेन IoT डिवाइसेस जो कि लोग आज के टाइम में, आज से नहीं, मुझे तो 10 साल से काम कर रहे हैं। तो मतलब वी आल्सो आर वेरी और pretty होपफुल कि शायद लोग जो है इस तरीके की जो IoT कनेक्शन है या इंटीग्रेशन है उसको यूज करना शुरू करेंगे। आपको लगता है कि मतलब नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में ऐसा समय आ सकता है जहाँ पे लोगों की रिसेप्टिवनेस जो है वो बढ़ रही, क्योंकि उसका रीजन भी है कि डिजिटल या जो इंटरनेट जो एक्सेस है वो इतनी रीच इतनी ज्यादा हो रही है धीरे धीरे कि शायद जो पहले IoT का जो रियल बेनिफिट था विद रिस्पेक्ट टू हैविंग द इंफॉर्मेशन ऑन द फोन, वो शायद उस समय ना होकर के शायद अब 2025 में शायद ज्यादा हमें विजिबल दिखेगी कंपेयर टू 2015। ऐसा लगता है, इज दिस परसेप्शन या इज दिस अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? मेरे को बेसिकली ऐसा लगता है जो आप बोल रहे हो ना, वो थोड़ा सोचने का, अपन उसको एक तरह से सोच रहे हैं। मैं आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव बताता हूँ सोचने का, इसी चीज को सोचने के लिए। ठीक है, हम लोगों ने जो थर्मोस्टेट लॉन्च किया था इंडियन मार्केट में, वो भी ऐसा था कि रात को जैसे कई बार ठंडा ज्यादा हो जाता है तो वो यूजर बिहेवियर लर्न करता था और उसके बेसिस पे एसी का टेम्परेचर कम ज्यादा करता था एसी को, जिससे रात को आपको वो नींद में दखलंदाजी भी ना हो और एट द सेम टाइम एनर्जी भी बचे। तो ये हम लोग एक तरह से वैल्यू प्रपोजिशन लेके जा रहे थे। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम यूएस मार्केट में देखें जहाँ पे नेस्ट पॉपुलर है, वहां पे हीटिंग सिस्टम 24 घंटे चलता है। ठीक है, उनका एनर्जी बिल काफी होता है। यहाँ पे जो होम कंज्यूमर है वो अपने बजट के हिसाब से एसी चलाता है। ठीक है, अगर मेरी टाइम थोड़ा मेरा खराब चल रहा है, घर में थोड़ा बजट टाइट है, तो मैं बोलूंगा बच्चों जरा एसी 2 घंटे चलेगा, सब लोग एक ही कमरे में सो जाओ, हम नहीं चलाएंगे एसी। मतलब सही बात है, कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस उसी लेवल पे आ जाती है कि भाई मैं टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं करता, मेरा बजट टाइट है तो मेरा तरीके हैं मेरे पास। वो अब वाटर हीटर का गीजर है तो अब वहां पे तो चलते ही रहते सारे टाइम। हम लोग वो चाचा जी लगाते हैं, यहाँ पे तो ताऊ जी हल्ला कर देते हैं, वो आएंगे बंद करो इसको, ये स्विच नहीं बंद हुआ, ये नहीं हुआ। So these are different nuances of the user behavior. Right. So but the objective is getting solved of energy conservation. ठीक है। अब दूसरा आपने खुद ही बोला था कि Amazon का जो पैकेज लेने की प्रॉब्लम हो तो इंडिया में है ही नहीं, पड़ोसी भी है, वहाँ पे दादी अम्मा भी मटर छील रही होती है दरवाजे पे, तो वो तो पैकेट ले ही लेंगे, यहाँ मुन्ना रख जा पैकेट। तो वो हमें वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, अब मैं एसी में डाल देता हूँ IoT, ठीक है, डेटा आ रहा है मेरे पास, ये हो रहा है, उससे फायदा क्या है कंज्यूमर को? मेरे ख्याल से तो हमको एज अ प्रोडक्ट इंजीनियर, एज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट, हमें ये समझना चाहिए कि हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कंज्यूमर की। अगर हम वो विनर प्रोडक्ट लेकर आएंगे तो उसका अडॉप्शन होगा। जैसे ये साउंड बॉक्स का अडॉप्शन बहुत जबरदस्त हो रहा है, जो पेटीएम का साउंड बॉक्स, सिम कनेक्टेड जो साउंड बॉक्स है, वो आप देखोगे हर दुकान पे लगा हुआ है। अब वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 3 प्रॉब्लम मेन वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉपकीपर दैट इज रनिंग द शॉप। प्रॉब्लम नंबर 1 इज द शॉप इज ओन्ड बाय समबडी एल्स। वो बैठा जो वहां पे बंदा होता है वो कोई और होता है, और कई बार चेंज भी होता रहता है। तो जो बैंक अकाउंट में तो उसके पैसा आया, उसकी शॉप है, SMS उसके फोन पे आया। अब इसको कॉल करके, पहले आपको याद होगा 3-4 साल पहले ऐसा होता था, आप पेटीएम या पैसा देते थे, फिर आपको कंफर्म करके वो बोलता था रुक जा भाई 1 मिनट, मैं फोन करके पूछ रहा हूँ आया कि नहीं आया। तो उससे फोन करके पूछता था। वो भी नुआंसेस थी वो। हाँ, वो मान लो आउट ऑफ रीच हो गया तो और समस्या और समस्या है, भाई रुक जा अभी 10 मिनट और रुक, वो फोन नहीं उठा रहे हैं तो क्यों कर देते हो तुम उस पे पेमेंट, पूछ के करा करो। वो सब चलता था पहले। अब क्या है कि वहाँ पे साउंड बॉक्स लग गया है तो वो हाथ क्या अनाउंस कर देता है, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। जैसे बोलता है कि हाँ आपने 10 रुपए प्राप्त हुए, जो है 10 रुपए या 100 रुपए
प्राप्त हुए तो कंफर्म हो गया कि मैं हो गया। जो बिजी दुकान होती थी उनको बड़ी दिक्कत होती थी, बार बार SMS चेक करो, हालांकि वो वहीं पर है ओनर, लेकिन अब आए जा रहे हैं लोग, पेमेंट करे जा रहे हैं, किसी ने बन मस्का लिया, किसी ने फैन लिया, किसी ने चाय ली, और वो पेमेंट करे जा रहे हैं, वो बार बार SMS चेक करते रहे, तो वो ऑडियो कंफर्मेशन से उसको आसानी से हो जाता है भाई इसके 10 रुपए थे, आ गया, ये आ गया। तो वो अपने फ्लो में काम करता करता वो ज्यादा उसको अच्छे से मैनेज कर पाता। बहुत निश प्रॉब्लम है, बट हाँ एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत विजिबल है। हाँ, और तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, कई लोगों ने फ्रॉड एप्स बना दी थी, वो ऐसे दिखा देते थे कि यार देखो आगे मैंने कर दिया ट्रांसफर, लेकिन ना वो पेटीएम की ऐप थी ना फोन पे की ऐप थी, वो ऐप उन्होंने अलग से बना दी थी जो दिखने में वैसी थी, और उसमें बस ऐसे टिक दिखा, 10 रुपए ऐसे टिक करके दिखा देते थे कि वो हो गया। वो बेचारे दुकानदार मतलब गरीब आदमी, और उसको समझदारी पूरी नहीं, वो जाने देता था हाँ सर हो गए, फिर बाद में आता था मेरे अकाउंट में आया नहीं पैसा। तो ये फ्रॉड बहुत होने लग रहा था उस टाइम पे। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, ये कंज्यूमर तीनों हमारी दुकानदार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेटीएम ने साउंड बॉक्स निकाला। तो वो फिर हम लोगों ने उनको डिजाइन डेवलपमेंट में हेल्प लिया, उनके साथ मिलकर करा। तो बट इसका तो पेनिट्रेशन है ना, हम 2 करोड़ डिवाइसेस लास्ट 2.5 साल में शिप कर चुके हैं। 2 करोड़, दैट्स ह्यूज नंबर। सो मतलब आई थिंक 5 करोड़ दुकानदार हैं अपने देश में, तो 5 करोड़ में से 2 करोड़ दुकानदारों ने अभी तक ले लिया, तो दैट्स ग्रेट। सो आई थिंक तो आई वुड से कि अगर प्रोडक्ट में वैल्यू होगी तो टेक्नोलॉजी का, वो लोगों को पता भी नहीं उसके अंदर सिम कार्ड है, साउंड बॉक्स के अंदर सिम कार्ड है, डायरेक्ट सर्वर से कनेक्टेड होता है, IoT डिवाइस है, ये है, किसी को क्या मतलब है यार, उसको तो ये मतलब है कि भाई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं। हाँ, उसको बिल्कुल कोई फर्क। आई थिंक हमें थोड़ा इस पर्सपेक्टिव से, नहीं बहुत सही पर्सपेक्टिव है, मतलब आई टोटली एग्री। शायद वो क्या है कि मतलब एक तो हम लोग कल्चरल शिफ्ट सोचते हैं कि वो मतलब एक होता है ना कि एंटिसिपेटरी वो रहती है इमेजिनेशन कि हाँ US में हुआ है तो शायद यहाँ पर भी होगा, और ऐसे ऐसे कल्चर शिफ्ट होगा, हो सकता है कि हो तरीके से, बट हो सकता ना भी हो। भाई आपने एक और चीज बीच में बोली, जैसे चाइनीज मतलब जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, या जो इस तरह के जो वहां से इंपोर्ट के जो चैलेंजेस हैं, उस तरह के अगर हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या इस तरह के जो हम लोग IoT बेस्ड अप्लायंसेस हैं, जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बहुत सारा ऐसा कंपोनेंट है जिसमें डिपेंडेंसी ऑन द चाइना इंपोर्ट बहुत है, और धीरे धीरे वो जैसे आपने बताया कि वो चैलेंज बीच में आपने भी फेस किया होगा, उस तरह के बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक जो अप्लायंसेस हैं, हम होम अप्लायंसेस की बात करते हैं, जैसे फैन की बात करता हूँ मैं, सीलिंग फैन में अब जैसे इंडक्शन फैन के बजाय अब लोग BLDC फैन की बात कर रहे हैं। BLDC में मैग्नेट है और उसका जो कंट्रोलर कार्ड है वो अपने आप में ही एक बेसिक कंपोनेंट की तरह माना जा रहा है व्हेन यू लुक एट द BLDC एज ए सीलिंग फैन। तो वहां पे वो जो दोनों ही कंपोनेंट है वो दोनों ही इंपोर्ट बेसिस पे हैं। अब ऐसे कंडीशंस में जब भी हम एक लेट्स से न्यूट्रल कह लीजिए या लेट्स से लेस फ्रेंडली कंट्री के साथ अगर बिजनेसेस होते हैं, तो कभी भी ऐसे सिचुएशन में जो बिजनेसेस यहाँ पे बिल्ड हो रहे हैं या बिल्ड होंगे फ्यूचर में, उनके लिए वो चैलेंज हमेशा ही एक मतलब एक तरीके की तलवार की तरह आपके गर्दन पर लटकी हुई रहती है कि कब कोई इशू ना हो जाए, या तो कस्टम्स ड्यूटी का इशू हो जाता है, या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के टाइम में चैलेंज आ जाता है कि वहां बोलते हैं कि अभी नहीं भेजेंगे, 1 महीना लग जाएगा। तो ये जो चैलेंजेस हैं वो सर्टनली सप्लाई चेन डोमेस्टिक करने का ही एक मतलब एक तरीका है कि कहीं ना कहीं मैक्सिमम चीजें जो हैं वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होने लगे, चाहे हम वो चिप की बात कर रहे हो, चाहे वो हम मैग्नेट की बात कर रहे हो, या कुछ और इस तरह की चीजें। तो गवर्नमेंट इन सब चीजों में सपोर्ट तो कर रही है, उसके अपने इनिशिएटिव्स भी हो रहे हैं, बट ये सब चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही बनेगा। शायद 10 साल लग जाएंगे जब तक ये पूरी चीजें जो इंडिपेंडेंट हो जाएं, आत्मनिर्भर स्टेज पे आ जाएं। तो तब तक जो ये जो MSME या SME सेक्टर की जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनके लिए जो चैलेंजेस हैं वो नॉर्मल चैलेंजेस हैं, या वो अपने आप को प्रिपेयर्ड कर रहे हैं इन सब इश्यूज के लिए भी? तो मैं बोलूंगा कि ये जो आप चैलेंज बोल रहे हो ना, इट इज बियॉन्ड आवर पे ग्रेड। ओके, ठीक है, ये हम सॉल्व नहीं कर सकते, ना इसमें हमको दिमाग लगाने से ज्यादा फायदा है। जो ग्लोबली सप्लाई चेन बनी हुई है, जो ग्लोबल स्ट्रक्चर बना हुआ है, दैट इज द रियलिटी वी आर लिविंग। ठीक है, तो उसके लिए आई एम वेरी
glad that government is sensitizing. तो इसके लिए but Indian government भी initiatives ले रही है. I think the projects by Tata और ये Micron और ये सारे जो projects चल रहे हैं, they're very अभी देंगे results कुछ सालों में, but these are projects in the right direction to bring that ecosystem, जिसमें वो subsidies दे रहे हैं और land parcels दे रहे हैं, ensure कर रहे हैं, whatever, कि अभी भी design नहीं हो रहा है इंडिया में. जो हमारे सारे अभी large listed जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज हैं, इसमें सबसे बड़ी अभी डिक्सन है, उसके बाद एम्बर है, केन्स है, सिरमा एसजीएस है, ये सारी के बहुत ही बढ़िया पी मल्टीपल्स चल रहे हैं, बहुत फेवरेट हो रही है. लेकिन I think they are very important in the sense that they've created a huge ecosystem of manufacturing in India. यहाँ पे अब PCB assembly, SMT, injection molding, इन सबकी कैपेसिटीज इन लोगों ने बहुत अच्छे से बिल्ड करी. बट आई फील कि अब टाइम आ गया है, अभी तक टाइम नहीं था. नाउ इज द टाइम कि हम डिजाइन भी इंडिया में करें. इसी तरह से अब डिजाइन अगर हम करके जैसे इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को इंडिया स्पेसिफिक डिजाइन बनाएंगे और उसको पॉपुलराइज करेंगे इंडियन मार्केट में. सो दीज आर द अपॉर्चुनिटी दैट वी शुड. और इससे एक और आपको फायदा होगा जो हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब आप डिजाइन खुद करते हो, आपको पता है कि मेरे को ना जैसे 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाना है यहाँ पे. अब मान लीजिए आपको 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर नहीं मिला, ऐसा नहीं होता. मतलब कैपेसिटर मिल जाएगा, मतलब मैं जस्ट फॉर एग्जांपल एक माइक्रो प्रोसेसर है, मेरे को नॉर्डिक का एक माइक्रो प्रोसेसर मैंने लगाया, अब वो नॉर्डिक का माइक्रो प्रोसेसर की सप्लाई चेन में दिक्कत आ रही है, नहीं हो रहा वो सप्लाई चेन. तो मैं क्या उसको, क्योंकि अगर मैंने डिजाइन किया होगा तो मैं उसको वर्सेस एसटी का माइक्रो प्रोसेसर या फिर किसी और, कैसे मैं उसको चेंज करके अपनी सप्लाई चेन को रोबस्ट बना सकता हूँ. तो मैं डिजाइन स्टेज पे अगर मेरे को नॉलेज है, तो मेरे को अगर 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर नहीं मिल रहा, तो मैं थोड़े से चेंजेस करके 15 माइक्रोफैरेड के से भी काम चला सकता हूँ. और उससे डिजाइन, अगर मेरे को डिजाइन पता है तो मुझे पता है परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. इट्स गोना बी द सेम एंड ऑल. सो दोज आर द थिंग्स दैट वी कैन इजीली एड्रेस एट दिस स्टेज. मतलब एज यंग एंटरप्रेन्योर आई वुड अर्ज कि हम डिजाइन करें तो हमको इसमें चैलेंजेस में ज्यादा और उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे क्या सप्लाई चेन है. ठीक है, देर काम हो रहा है उसमें कि सप्लाई चेन बने, रजिस्टर कैपेसिटर ये सब बनने शुरू हुए, माइक्रो प्रोसेसर इंडिया में बनने शुरू हुए, बट दैट्स अ लॉन्ग जर्नी. हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस हैं यहाँ पे जिसमें हम एज अ यंग एंटरप्रेन्योर ज्यादा रोल प्ले नहीं करते. कर भी सकते हैं, मतलब हाँ, मतलब इट्स डिफिकल्ट. डिजाइन बहुत ही क्रिटिकल, डिजाइन पे अगर अपन अगर काम करें और डिजाइन खुद से करें. अभी इंडिया में डिजाइन बहुत ही कम चीजों का हो रहा है. चाहे आप ये मिक्सी की बात ले लो, ग्राइंडर की बात, किचन अप्लायंसेस में ले लो, किसी भी चीज का डिजाइन इंडिया में नहीं हो रहा. हार्डली एनीथिंग. ना टीवी का हो रहा है, ना म्यूजिक सिस्टम का हो रहा है. फैन का फिर भी शायद हो रहा होगा थोड़ा बहुत. फैन कुड बी वन ऑफ दोज प्रोडक्ट जिसका हो रहा होगा. एयर कंडीशनर का भी बहुत लिमिटेड ही है. हो भी सकता है मेरे को एयर कंडीशनर, बिकॉज आई थिंक वन इंडस्ट्री जहाँ पे डिजाइन इंडिया में अच्छा हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है, दैट इज द ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल में काफी अच्छा उसका इकोसिस्टम है. मारुति ने शुरू किया, फिर टाटा का है, महिंद्रा का है, ये सब का है. काफी डिजाइन लोकलाइज्ड है हमारा. आई थिंक वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. जो व्हाइट गुड्स, होम अप्लायंसेस, अदर इंडस्ट्रीज में अभी हमको वो करवा उस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए. एंड उसके लिए हमको इतना गवर्नमेंट इंसेंटिव और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की जरूरत नहीं है. दीज आर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दैट वी कैन ग्रैब बाय थिंकिंग अबाउट कि मैं इसको किस तरह से इंडिया में डिजाइन करके इस प्रोडक्ट को मैं बेटर कर सकता हूँ या परफॉर्मेंस. वेरी नाइस. ओके, मतलब डिजाइन की बात करें तो जैसे आपने 2 पेटेंट्स भी फाइल किए हैं. तो जो पेटेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक एरिया के हैं, ऑटोमोबाइल एरिया के हैं शायद आपके, है ना? राइट. तो इलेक्ट्रॉनिक ऑन है और एक और है. हाँ, तो मतलब वो वाले जैसे जो पेटेंट्स हैं उसकी भी वैल्यू कितनी है, और मतलब हमारे यहाँ पे पेटेंट को लेकर के
भी इतनी ही मतलब जागरूकता है या अवेयरनेस है लोगों को, जो लोग डिजाइन फील्ड में हैं, क्योंकि उससे बहुत बड़ी वैल्यू सॉल्व हो सकती है. यू कैन एक्चुअली सेल द डिजाइन विद द रॉयल्टी, और इस तरह के भी पोर्शंस आ सकते हैं. बट मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया कि डिजाइन को लेकर के धीरे धीरे आप कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, बिकॉज दिस मे बिकम द बैकबोन आल्सो एटलीस्ट फॉर 10 to 20 years. मेरा पर्सनल ओपिनियन है ओके कि नुएंसेस जो है ना प्रोडक्ट के, वो बियॉन्ड पेटेंट होते हैं. सो पेटेंट मैंने भी करे हैं, जैसे और भी मैंने करे हैं, उसमें ना ज्यादा वैल्यू एंड नहीं कुछ ज्यादा फायदा होता. और मे बी आई थिंक इंडिया का लीगल स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि तुम्हें पेटेंट प्रोटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है, उसको प्रूव करना. बेसिकली इंडिया का ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में ना लीगल बैकबोन की है. The cases that go on and linger on, अगर आप किसी में घुस गए ना तो आपका करियर का आधा तिया पांचा तो वही होगा. जो एक्चुअली जो टाइम है, जो आप हम लोग बात कर रहे थे कि एसेंस, हमारा टाइम ही है हमारी जिंदगी में, हमारे पास और तो कुछ है नहीं. तो उस टाइम को अगर आपने ये पेटेंट के झगड़ों में लगा दिया तो वो टाइम तो निकल ही नॉन वैल्यू एडिंग टाइम है. आप लॉयर और कोर्ट कचहरी में पड़े रहिए. आई वुड सजेस्ट कि उसमें ना ही दिमाग लगाओ तो बेटर है. मैंने भी बहुत साल पहले पेटेंट्स फाइल करे थे, उसके बाद मैंने कोई नहीं किया. मैं देखिए मेरी थिंकिंग गलत हो सकती है इस डायरेक्शन में, लेकिन मुझे ये ज्यादा अपील नहीं करता है कि हम पेटेंट फाइल करने के एफर्ट्स में और ये सोचे कि रॉयल्टी बना दें और रॉयल्टी की पेमेंट हो जाए. ये सब काफी सॉर्ट ऑफ non-feasible ideas हैं for मतलब focus on the business and maybe product business and scaling up, so solving Indian problems. No, that's all right. बिल्कुल ठीक बात है. जैसे मुझे याद है कि जैसे सीट बेल्ट का जिसने पेटेंट पेटेंट नहीं किया, बट वॉल्वो ने नहीं किया था पेटेंट. जस्ट बिकॉज़ टेस्ला ने भी सारे पेटेंट्स अपने ओपन कर दिए. कर दिए. वो पता नहीं कितना मार्केटिंग कितना सच है, मस्क साहब को समझना मुश्किल है. बट या आई थिंक वॉल्वो इज अ ह्यूज एग्जांपल. अगर सीट बेल्ट देखें तो क्या 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 वैल्यू है यार. मतलब आई थिंक एक ऑस्ट्रेलिया जितनी जनसंख्या है उतने लोग रोज बच रहे, हर साल बच रहे होंगे बिकॉज ऑफ दिस इनोवेशन. और नहीं किया उन्होंने पेटेंट बिकॉज, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी स्कैंडिनेवियन थॉट प्रोसेस. वो भी हो सकता है. बट भाई मतलब एक और जैसे एस्पेक्ट है रनिंग द बिजनेस, आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस एंड रनिंग इट एंड देन मेकिंग इट लार्ज. इस सब चीजों में पैसे की बहुत इम्पोर्टेंट वो रहता है कि मतलब एट द राइट टाइम यू नीड टू हैव मनी. मोस्ट ऑफ द केसेस में इस मतलब जो स्केलिंग अप सही समय पे नहीं हो पाती, उसका एक रीजन ये भी है कि दैट यू डोंट गेट द मे बी आई थिंक द मनी either from the client, from the investor, or from maybe I think some other sources at the right point of time. तो जैसे आपने भी इस कंपनी में ओक्टर में आपने you have raised I think couple of times. तो ये जो पार्ट है उसको मतलब कितना आसान है फंड रेज करना. आई थिंक आपने शायद 2015-16 के आसपास में यू रेज द फंड. तो मतलब तब से लेकर के अब मार्केट बेटर हुआ है, मैच्योर्ड हुआ है. बट आई थिंक वी ऑल्सो हैव सीन लॉट ऑफ रोलर कोस्टल राइड्स इस तरह के एरिया में. कभी मार्केट जो है वो अच्छा रहता है, कभी नहीं अच्छा रहता है, कभी वो सेंटिमेंट्स पुअर हो आते हैं, कभी अच्छे आते हैं. बट हाउ इम्पोर्टेंट it is particularly for the segment, let's say you represent the electronic manufacturing SME area में मतलब अगर रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है let's say in terms of the fund raise, वो कितना इम्पोर्टेंट है. या हम मतलब एक कन्वेंशनल थॉट ये रहती है कि हमेशा ही पैसा जो है वो बैंक से आप जनरेट कर लें या रेज कर लें डेट पे. तो मतलब एक ये दो कंपोनेंट के अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो व्हिच वन इज अ बेटर ऑप्शन ऑल्दो यू हैव रेज्ड द फंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. किसी को बिजनेस शुरू करना होता है और उसको लगता है कि मेरे को 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 50 करोड़ व्हाटएवर कैपिटल की जरूरत होगी तो मैं अच्छा बिजनेस बना पाऊंगा. तो वो अपॉर्चुनिटी किसके पास होती थी पहले? वो प्रोबेबली अंबानी साहब के बेटे के पास, टाटा के, मतलब यू गॉट टू हैव दैट मनी इन द फैमिली टू बी एबल टू टेक, बी एबल टू इवन थिंक अबाउट दैट थिंग.
Now I think it's great that ecosystem has grown since 2010 in India. अब 15 साल हो गए उस इकोसिस्टम में, जो कि पहले यूएस में बड़ा हुआ, चाइना में बड़ा हुआ, अब इंडिया में है. इट गिव्स एवरीवन एन अपॉर्चुनिटी टू इवन थिंक अबाउट इट कि मैं कर, तो मेरे पास ऑप्शन तो है. पहले तो कोई ऑप्शन ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है कि मेरे को करूं. अभी वो ऑप्शन इज देयर. ठीक है. अब नाउ द चैलेंज ऑफ कि वो मिलते हैं नहीं मिलते. अब ऑप्शन होने से क्या है कि चलो 10 में से मैं मानता हूँ 100 में से 1 को मिलेगा, 99 को नहीं मिलेगा, लेकिन 100 उस होप से, उस डिजायर से चल तो रहे हैं. अब मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं कि मैं भी, हम लोगों ने ज्यादा रेज नहीं किया. वी रेज्ड अबाउट 3.5 करोड़ ही हमने रेज किया. एंड कंपनी इज डूइंग नाउ अबाउट 600 करोड़ का रेवेन्यू लास्ट ईयर. सो वी रेज्ड वेरी लेस. दूसरा मेरे को ऐसा लगता है कि वेंचर इकोसिस्टम की अपनी मैच्योरिटी की साइकिल होती है. आई थिंक अभी हम लोग, अभी मैं जितने, जो मैंने इकोसिस्टम देखा है अभी इंडिया में, और जो मैं थ्योरेटिकल चीजें पढ़ता हूँ, जो थ्योरेटिकल नहीं, आई वुड से कि जो यूएस और मार्केट के बारे में पढ़ता हूँ, पॉल ग्राहम या फिर और जो लोग लिखते हैं उसके बारे में, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. सो आई थिंक वो वाली चीजों का कॉन्सेप्ट मैंने देखा कि इतना प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में नहीं है. थोड़ी भीड़ चल ज्यादा है वीसी इकोसिस्टम में, तभी थोड़े रॉन्ग पाथ पे भी चले गए, कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह वगैरह हुआ है. बट आई थिंक दैट इज अ पार्ट ऑफ अ मैच्योरिटी ऑफ द वीसी इकोसिस्टम. गलती करते हैं, जैसे हम लोगों ने इतने साल इतने बिजनेसेस में चलू के ये देखा कि ये गलती करी, ये रियलाइज किया, ये बेटर किया. वीसी इकोसिस्टम की भी मैच्योरिटी इंप्रूव हो रही है. आई थिंक राइट नाउ इंडिया इज द हब ऑफ ऑल द, मतलब एवरीबडी is looking at, although I would say VC money or the investment in terms of pure numbers still very less compared to let's say California or US in general. But US के बाद पहले चाइना आता था, बट चाइना से अभी पैसा खींचा जा रहा है. वहाँ पे थोड़े टसल्स चल रहे हैं with the some political issues going on. So India has this opportunity, and young entrepreneurs, young students have this opportunity to grab into this capital. I would say कि capital raise होगी कि नहीं होगी, कैसे raise करनी है, क्या करना है, वो आप सीख सकते हो. मतलब अच्छा ऑप्शन है ये, ऑल्टरनेटिव रिसोर्स है एक तरीके का. आई डोंट थिंक बैंक का कोई ऑप्शन नहीं है. बैंक का ऑप्शन इज ओनली अगेन फॉर लाइक, अगर आप कोलैटरल रख सकते हो, मॉर्गेज ऑप्शन तो मतलब एक तो कुछ रैपिड फायर राउंड रखते हैं. तो मतलब एक तो है कि व्हाट इज योर मे बी फेवरेट आईओटी डिवाइस, कौन सी है फेवरेट आईओटी डिवाइस आपकी? मेरे को अभी जो लेटेस्ट कंज्यूमर में आप ज्यादा सोच रहे हो, मेरे को कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट, एक रैचियो करके प्रोडक्ट है. अच्छा. हाँ, रैचियो. वो मेरे को बड़ा पसंद लगता है. क्या करता है वो रैचियो? वो इरिगेशन डिवाइस है. अच्छा. वो ऑटोमेटिक इरिगेशन करता है. यूएस मार्केट में ही चलता है. मैंने यूज करा था जब मैं गया था. बड़ा मतलब, उसने सॉइल सेंसर डाल रखा है, सॉइल में कितनी वेटनेस है, बाहर का टेम्परेचर क्या है, उसके बेसिस पे जब मेरे को इरिगेशन करना है वो इरिगेशन करता है. यही अभी एप्लीकेशन, अब ड्रिप इरिगेशन, इंडिया के फार्मर्स वगैरह भी, एक कंपनी है जिनको मैं जानता हूँ, वो लोग वो भी कर रहे हैं. सो आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा यूज केस है, बिकॉज इसमें बहुत मैन पावर जाती है इरिगेशन में. मैन पावर भी जाती है और वाटर सेविंग बहुत. अगर वेटनेस है या ह्यूमिडिटी है सॉइल में, तो पानी कम यूज हो, रेदर देन आपने 1 घंटे. हालांकि वैसे इतना वाटर सेविंग का नहीं है, क्योंकि वो पानी वापस चला जमीन पे जाता है, क्योंकि वो मतलब इट्स नॉट लाइक कि तुम कंक्रीट लेके उसको नाली में बहा रहे हो. वो पानी जाता, अगर तुम फ्लड इरिगेशन भी कर रहे हो तो भी, लेकिन फिर भी हो सकता है वो नाली में भी चला जाए ना. इट्स अ वेस्टेज ऑफ किसी बीच लाइन में भी चला जाए. मतलब यूजफुल वाटर है, आपके पास पोर्टेबल वाटर अवेलेबल है, देन यू आर मे बी ग्राउंड वाटर रिचार्ज इज फाइन. बट हाँ, क्योंकि अगर वो आ रही है, पानी की कमी है, बारिश कम हुई है, व्हाटएवर, सो पानी इज अ वेरी, स्पेशली फॉर कंट्री लाइक इंडिया, इट्स अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स. वेरी नाइस. सो टेक इंडस्ट्री में आपका बिगेस्ट मे बी इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन, जैसे आपने पॉल साहब का नाम लिया बार-बार, तो वो आपके वो वैसे हो गए कि वो कुछ ना कुछ जो है, तो यार आईफोन है. जॉब साहब ने आईफोन
लॉन्च किया, एकदम दुनिया को चेंज कर दिया। हालांकि उसको कितना अच्छा है कितना बुरा है लोगों की जजमेंट अलग अलग होगी, लेकिन यूजर बिहेवियर, सो आई हैव टू लाइक ग्रेट मतलब ऐसा लगता है यार इन लोगों ने तो, एक तो थॉमस एडिसन थे 1900s में, और आई थिंक जॉब्स like Thomas Edison was way ahead of what the contribution he made. He made electricity accessible, मतलब invention of electricity and the popularity of electricity. He was not just an inventor, he was also a great business person जिन्होंने उसको scale भी किया। GE company was founded by him because investors were not giving him permission to इन्वेस्ट इन हार्डवेयर। आप बोल रहे थे आप बस इनोवेशन करो, आप हार्डवेयर और मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाओ, तो ही फाउंड अनदर कंपनी विद हिज पर्सनल कैपिटल कॉल्ड जनरल इलेक्ट्रिक। सो ही वाज एब्सोल्युटली ग्रेट इंस्पिरेशन। मतलब उस समय जब कुछ भी नहीं अवेलेबल था, तब आप एक इन्वेंशन करते हैं, आप बिजनेस बिल्ड करते हैं, और आपका कंपटीशन भी देखे, आई थिंक उनका वो निकोल टेस्ला से ही कंपटीशन भी चलता था उस समय। तो मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट जो आज है वो पहले भी ऐसे ही था, 100-150 साल पहले भी। टेक्नोलॉजी में तो आपका मतलब इंटरेस्ट बहुत ही मतलब ज्यादा है, और वी हैव बीन सीइंग यू डूइंग ग्रेट वर्क फॉर लास्ट 18-20 इयर्स। टेक्नोलॉजी के अलावा भी क्या क्या पैशन में, मतलब इज देयर एनीथिंग मोर पैशनेट अपार्ट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी? जैसे कोई आर्ट होता है, किसी को म्यूजिक पसंद है, इस तरह का? थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। एक मेरे को फुटबॉल देखना बहुत पसंद है। अच्छा। खेलना भी पसंद है थोड़ा बहुत। खेलता तो इतना नहीं, बेकार ही खेलता हूँ, लेकिन देखना बहुत पसंद है। उसमें इंग्लिश प्रीमियर लीग में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स जनरली देखना पसंद है, जिसमें फुटबॉल इज द टॉप ऑफ इट। इंडियन तो सारे क्रिकेट देखते ही हैं, सो वो है। आजकल पोकर का नया शौक चढ़ा है, पोकर में बड़ा मजा आता है। सो हाँ, बड़ा। और मतलब बुक्स बुक्स तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ। बायोग्राफीज में बहुत इंटरेस्ट रहता है। बायोग्राफीज बहुत पढ़ता रहता हूँ। अभी मैंने लेटली एक बायोग्राफी पढ़ी अबाउट वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स। वेरी गुड। तो कमिंग बैक टू ओक मीटर जैसे मतलब आईओटी अप्लायंसेस से हमारा ओक्टर शुरू हुआ, और फिर हम धीरे धीरे करके नए हमने डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स पे काम किए। तो अब हम लोग जैसे आई थिंक वी आल्सो गॉट टू नो रिसेंटली यू हैव लॉन्च्ड ओक मीटर। अपने आप एक नया सेगमेंट है, मीटरिंग या मॉनिटरिंग कह लीजिए ऑफ द एनर्जी। तो ये वाला सेगमेंट प्रॉमिसिंग भी है, क्योंकि इंडिया जैसे मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मे बी RDSS एज ए स्कीम। उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो एनर्जी कंजप्शन है वो मल्टीफोल्ड बढ़ रहा है होम हाउस होल्ड लेवल पे। अब उसकी जो कंपोनेंट है, क्योंकि आप अगर देखें तो बहुत सारी डिस्कॉम्स हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो डेट पे चल रही हैं, या ये कह लीजिए कि जिनकी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो बहुत पुअर है, लॉसेस पे ऑपरेट हो रही हैं, सिंस दे आर गवर्नमेंट एजेंसीज, तो इसलिए वो चल रही हैं। बट अदर जो एजेंसीज हैं प्राइवेट सेक्टर की, वो प्रॉफिट मेकिंग एजेंसीज हैं, और वहां पे जब हम लोग बात करते हैं इंडिया लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे, वहां पे एनर्जी मीटर बेस्ड ऑन द IoT एज ए मे बी कंपोनेंट, ये बहुत ही मे बी आई थिंक गेम चेंजिंग रोल प्ले करेगा। तो ये सेगमेंट आपने अभी शुरू किया है। वी आल्सो हर्ड कि इस सेगमेंट के इंट्रोडक्शन के साथ साथ यू विल आल्सो बी आइंग फॉर एन IPO, है ना? तो जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है वो भी हम 26-27 के आसपास में एज ए ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे। तो ये सेगमेंट कितना प्रॉमिसिंग है, और मतलब हाउ इट विल मे बी आई थिंक रीशेप द मे बी आई थिंक हाउस होल्ड सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट, और वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हेल्प करेगा? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट यू कैन जस्ट। इट्स ग्रेट इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिप्लेस ऑल द एनर्जी मीटर्स जो पूरे देश में लगे हुए हैं। करीब 40 करोड़ मीटर्स हैं जो लगे हुए हैं, कमर्शियल रेजिडेंशियल सब मिला के। 40 भी हो सकते हैं, थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, बट 40 तो है ही, हो सकते हैं 50 भी हो। तो वो जो सारे मीटर्स हैं उन सबको रिप्लेस करना है स्मार्ट एनर्जी मीटर से, सिम कार्ड या फिर RF या कोई भी, जिससे कि वहां पे जाना ना पड़े रीडिंग लेने के लिए। करेक्ट। वो अपने आप ही डेटा इसमें। तो
सुनने में लगे तो बड़ा, कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या बेवकूफी है यार, चल तो रहे काम। हाँ, मतलब क्यों कर रहे हो ये, हाँ, मतलब व्हाट इज द पॉइंट, इतना खर्चा क्यों करना है, इतने साला 40 करोड़ 50 करोड़ मीटर पे आसान काम है क्या, क्यों करना क्यों है ये। तो मतलब बड़ा स्वाभाविक सा सवाल है, लेकिन इसका ना आंसर बहुत डीप है। आई थिंक लाइक यू सेड कि distribution losses that is being done by discoms is increasing day by day. ठीक है, अब वो क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्या चक्कर है उसका, ठीक है, वो एक तो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, बट आई थिंक द मेन चीज इज कि लॉसेज आर नॉट गुड। ठीक है, चाहे आप फार्मर्स को फ्री बिजली दे रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन लॉस इज नेवर अ सस्टेनेबल। आप कोई भी एक इकोनॉमी में, पता नहीं यूएस में कुछ ना कुछ होते रहते हैं, मतलब मेरे को पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता, लेकिन ली कुआन यू जो सिंगापुर के प्रीमियर थे, जिन्होंने सिंगापुर का पूरा फेस चेंज कर दिया, ही बेस्ड एवरीथिंग ऑन प्रॉफिट। राइट, प्रॉफिट होना चाहिए, तभी तुम कुछ सस्टेन कर सकते हो, तभी तुम्हारा ग्रोथ सस्टेनेबल है, हर चीज में वो होना चाहिए, अदरवाइज देयर इज अ लीकेज जो कि तुमको डूब ले जाएगा। अब इंडिया में एनर्जी प्रोडक्शन लेवल पे तो हम एनर्जी सरप्लस हो चुके हैं, ठीक है, कोल का है, सोलर का है, मतलब वेरियस, लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है ना, ये अपने को बहुत ज्यादा देश को परेशान कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले गवर्नमेंट ने कोशिश करी, तो पहले मतलब क्यों स्मार्ट मीटर की करी, तो वो ही मॉडल उन्होंने दूसरे देशों में देखा कि कैसे इसको प्लग किया गया। सो यूरोप में भी और भी कंट्रीज में, आई थिंक रशिया में भी यही तरीका लगाया गया है कि स्मार्ट मीटर से क्या होता है कि विजिबिलिटी रियल टाइम आ जाती है, कि मैंने सब मीटर पे एक स्मार्ट मीटर लगा रखा है, स्मार्ट मीटर, तो सब मीटर कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो डेटा मेरे पास है, ठीक है, फिर उससे जो सारे कनेक्टेड मीटर्स हैं, सब मीटर जहां जहां पे सप्लाई कर रहा है वो डेटा मेरे पास है। मान लो उस डेटा में मेरे को रियल टाइम पता चल रहा है कि वो मैच है, ठीक है, जितना सब मीटर से प्रोड्यूस कर रहा है उतना जा रहा है, तो मेरे को कुछ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कि वहां पे कुछ मिसमैच आ रहा है, और वो मिसमैच ज्यादा आ रहा है या कुछ हो रहा है, तो कुछ गड़बड़ है वहां पे, सो देन यू गो, सो यू कैन लाइक, पहले तो अभी तो तुम कहाँ लगाओगे, किधर चोरी रोकने के लिए किधर जाओगे, सो वही लोग जो अब कलेक्शन के लिए जाते थे, जो घर में जा के मीटर, दोज रिसोर्सेज कैन नाउ बी रीपर्पस टू डू दिस। यार यहाँ पे दिक्कत आ रही है मेरे को, तू जा रहा ये विकासपुरी के इस वाले सेक्टर में, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये मेरे सब मीटर से मेरे को 20% लॉस आ रहा है, तो वहां पर देख कर आओ क्या दिक्कत है, तो उसको फिक्स करो। तो इंसेंटिव्स कुड बी सेट, द टारगेट्स कुड बी सेट, एंड द रियल थिंग कुड बी सेट टू प्लग दोज लॉसेस। हम लोग डेटा होगा तो शायद डेटा के बिना उनको तरीका ही नहीं है उनके लॉसेस को प्लग करने का। और फिर आइडिया ये है कि हम इसको प्रीपेड कर देंगे ओवर, अभी तो पोस्टपेड ही रहेगा, बट धीरे धीरे क्योंकि ये फर्मवेयर ओवर द एयर अपग्रेड से हम मीटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो हम कभी भी उसको स्विच कर सकते हैं प्रीपेड मीटर, प्रीपेड हो जाएगा। हाँ। तो प्रीपेड हो जाएगा, देन द कंज्यूमर विल पे, एंड ये बिहार में हुआ है, और बिहार में इसका सक्सेस अच्छा है। वहां पे हालांकि लोग ऐसा भी करते हैं कि वो 20-20 रुपए का रिचार्ज करते हैं आज के दिन की इलेक्ट्रिसिटी का। भाई जैसे आई थिंक हम लोग IoT बेस्ड जो हम लोग प्लग की बात कर रहे थे पहले, है ना, तो जैसे अब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक नए तरीके का भी वो देख रही हैं। जैसे अगर हम पीक लोड की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को उस पीक लोड को मैनेज करने के लिए DR प्रोग्राम या ये जो डिमांड रिस्पॉन्स प्रोग्राम है वो चलाती हैं। उसका इंटेंट क्या है कि अगर DR के लिए एक हाउस होल्ड कस्टमर या कंज्यूमर एग्री करता है अपने लेट्स से AC को ऑफ करने के लिए, तो उस तरीके के जो कनेक्शन है या जो इंटरलिंक है वो IoT डिवाइसेस से ही हो सकता है। तो उस तरह का एक एप्लीकेशन भी एक I think this is absolutely, I think this smart meter is like first step towards plugging these gaps, one. But if you look further down the line, कि भाई आप मैंने सोलर अपनी रूफटॉप पे लगाया, आप उसकी बिलिंग भी जल्दी से आपको आपके पैसा जल्दी आ जाए, तो आप जल्दी सोलर का पेनिट्रेशन होगा ऑल ओवर द कंट्री। उसी में लाइक आप टाइम बेस्ड
मीटरिंग भी कर सकते हो। आप बोल दोगे कि मेरे को इस समय डिमांड ज्यादा होती है, अगर मेरे को अपना पावर प्लांट तो मेरा कांस्टेंट सप्लाई देता है, तो मैं उस हिसाब से डिमांड के हिसाब से मैं मीटर में रियल टाइम सेट कर सकता हूँ कि मेरे को इस समय ज्यादा मैं बिल करूंगा, इस समय कम करूंगा, और उसी के अराउंड एडवर्टाइजिंग कर दो तो यूजर अपना उस हिसाब से वो कर देगा कि यार ये घंटे मेरे को बहुत महंगी पड़ती है बिजली, इस समय मैं कम यूज करूंगा या जरूरत होगी तो यूज करूंगा। ठीक है भाई, एक जैसे आईपीओ वाला बात हम लोग करें तो बहुत बहुत बधाई है। तो मतलब इसकी जो टाइम और डिफाइन किया है, कहीं ना कहीं वो टारगेट बेस्ड एक्टिविटी है वो। तो मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग या जो एसएमई या एमएसएमई सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए ये भी एक नया एक रास्ता है इन टर्म्स ऑफ टू रेज द फंड टू मेक द बिजनेस स्केलेबल और टू मेक इट मल्टीफोल्ड, और उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन हो जाए तो नथिंग लाइक इट, है ना। तो ये आईपीओ देखा जाए तो उसी का एक कंपोनेंट हो गया है। तो मतलब एक तो क्या है कि ये प्रोसेस कितनी आसान है, कितनी कठिन है, मतलब हाउ कॉम्प्लेक्स दिस इज इट ईजियर प्रोसेस सो दैट अदर जो एमएसएमईज हैं या एसएमई सेक्टर की कंपनीज हैं वो उसको मतलब उसको फॉलो करने के लिए उनके लिए आसान है, या आपको ये मार्केट कैसा दिखता है गोइंग फॉरवर्ड, लेट्स से 10 years डाउन द लाइन यू विल हैव लॉट ऑफ मे बी आईपीओज का नंबर भी अगर आप देखें पिछले 5 साल में बहुत तेजी से बढ़ गए हैं कंपेयर टू उसके पहले 5-10 सालों के। तो वो जो पोर्शन है वो कैसा आपको लगता है ये मार्केट इन टर्म्स ऑफ ग्रो करेगा? अनुराग, इस बारे में ना मेरी समझ काफी लिमिटेड है। ओवरऑल मैक्रो में आईपीओज और पब्लिक मार्केट्स की मेरी इतनी समझ नहीं है, ना मैंने कभी उसमें स्टडी करने की ज्यादा एफर्ट लगाया। बट आई विल टेल यू फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव द वे आई सी। करेक्ट, हाँ, ठीक है। मेरे को नहीं पता कि ये आईपीओ का मार्केट कैसा होगा, क्या होगा, क्या होगा वगैरह वगैरह, और कैसा इसका इवोल्यूशन हो रहा है वगैरह। अपॉर्चुनिटी तो है ही कंपनीज, लेकिन फॉर एग्जांपल मेकार्ट्स के लिए हमें नहीं लगता था कि ये कभी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग आईपीओ करें। जो हमारी दूसरी सर्विस सेक्टर कंपनी है जिसमें हम 20 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं, कुछ 30-40% का प्रॉफिट रहता है, तो उसमें हमको नहीं लगता था। लेकिन अभी हो सकता है, ठीक है। अभी के सिचुएशन में दिस इज अ रियल कि मैं उसको ले जाऊं और मेरे को आराम से ग्रीन ट्री का भी हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है। हमने इवेल्युएट भी किया, लेकिन हमने कहा कि अगर इसमें मैं किस तरह से देखता हूँ कि ठीक है, अगर कैपिटल आ गई कंपनी में, आ गई थोड़ी, मैंने ओएफएस मतलब हमारे पास पर्सनल कैपिटल आ गई और थोड़ी कंपनी में कैपिटल आ गई, लेकिन उस कंपनी में जो कैपिटल आई है उस कैपिटल को मैं यूटिलाइज करके क्या ग्रोथ पाथ सोचता हूँ, क्या मेरे को ग्रोथ में चैलेंजेस आ रहे हैं जो मेरे कैपिटल से अनलॉक हो सकते हैं। वेरी नाइस, वे फॉरवर्ड क्लियर। हाँ, मतलब मेरा यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल है क्या, मैं जो मेरे इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको कुछ ऐसा मैं रिटर्न दे सकता हूँ। क्योंकि अगर मेरा अभी एक्स रेवेन्यू है, अगर मैं ये नहीं सोचता कि इसको मैं 2x करूं विद इन 3 years, तो मेरे को आईपीओ करने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज देन आई एम डिसीविंग माई public investors or whoever they are coming and putting in, because they are investing on the growth of the company. Correct. But I don't have a growth plan. In my cards, I don't have a growth plan. I don't know how will I, मेरा अगर कैपिटल आ भी जाएगी तो मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा, मेरे पास नहीं है। वहां पे तो मेरा वैसे ही एफडी में इकट्ठा हुए जा रहा है पैसा, जिसका मेरे को नहीं पता है कि मुझे क्या करना है। हम लोग कुछ ढूंढते रहते हैं, बट ऐसा मेरे को क्लियर पाथ नहीं है कि मेरे को वहां पे, तो मेरे को लॉजिकल है। हाँ, तो मेरे को नहीं लगता, मैं तभी हम लोगों ने डिसाइड किया कोई पॉइंट नहीं है यार, अगर हम कर भी लेंगे, दैट डजंट give me any path to anything that I can do in my cards. हमने स्केल हो सकता है कि अभी हो सकता है कि अगले 5 साल में नहीं हो सकता है। देखिए, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जाके यूएस में ऑफिस खोल सकता हूँ फॉर एग्जांपल, लेकिन मुझे नहीं पता यूएस के ऑफिस का सक्सेस होगा कि नहीं होगा। पहले मेरे को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, पहले मेरे को जाके यूएस में एक छोटा ऑफिस खोलना चाहिए, तो मेरे को वो समझ में आ जाए कि हाँ, ये मेरा तरीका ठीक, राइट। I cannot do these experiments on external capital, on the public money. Definitely not. I have to do this experiment. I have to make a theory कि now, if I get capital, I can copy paste this model, which I have found. जो आपको वो फाउंड करने में ना ज्यादा पैसा नहीं लगता, राइट। तो ग्रोथ टेस्ट करना है, छोटे से स्केल पे करना है, तो उसमें इतना पैसा नहीं लगता, वो तो आप वैसे ही कर सकते हो, राइट। तो वो करने के बाद में जाऊं तो वो मेरे को सेंस लगता है, मेक सेंस, ठीक है। तो
दैट इज हाउ आई सी इट। तो मैंने 26-27 का जो अपना अक्टूबर में सोचा है कि हमें क्यों करना है, क्योंकि मेरे को उसमें दिखता है पाथ, मेरे को क्लियर दिखता है। वन इज दिस कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में ही ग्रो कर रहे हैं, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ, तो इसमें R&D में भी पैसा लगता है, R&D वर्किंग कैपिटल में भी पैसा लगता है, और एक्सपेंशन अगर मेरे को दूसरे मार्केट्स में करना है तो उसके लिए भी पैसा लगता है। और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स मैं करके देख चुका हूँ, ठीक है। सो दोज एक्सपेरिमेंट्स आई एम रेडी टू डबल डाउन ऑन दोज एंड पुट मोर कैपिटल, बिकॉज आई नो कि वो मतलब देयर इज अ गुड चांस ऑफ सक्सेस। सो लेकिन टेक्नोलॉजी और नो हाउ अभी चाइना में ही है, और कोरिया, ताइवान यहीं पर ही है वो। लेकिन वो ना हुआ, उन्होंने भी जैसे जब चाइना की ग्रोथ हुई थी तो भी उन्होंने वैसे ही जैसे डिक्सन टाइप की कंपनीज हैं जो कि EMS शुरू कर, किटाई असेंबल किया, किटाई असेंबल करिए, फिर बाद में वो डिजाइन भी करने वाले, इनोवेशन भी करने लगे। तो वो सारी चीजें इंडिया में भी हम होनी, इंडिया आई वुडंट से इंडिया बट आई वुड से साउथ एशिया, साउथ एशिया में अपना इंडोनेशिया, वियतनाम, सारा एरिया हो गया, क्योंकि अब हाँ सबकी पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है, इंडिया की सबसे ज्यादा है। तो देयर इज गोना बी, अब चाइना में इतने टाइम तक मैन्युफैक्चरिंग 50 साल तक 40 साल तक क्यों रही, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। तो वो सारी वेल्थ को स्प्रेड होने में टाइम लगा। यहाँ पर भी मेरे को लगता है कि अब ये होगा, साउथ एशिया विल बिकम रिच इन नेक्स्ट 40-50 years। तो मार्केट अपॉर्चुनिटीज ह्यूज, which इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में तो हम देख ही रहे कि है, और मैन्युफैक्चरिंग का भी मैं सुनता हूँ कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो इट जस्ट हैपेंस दैट वी आर एट अ राइट प्लेस एट द राइट टाइम, and the capital can help us unlock this and sort of expedite this further. Very nice. So that's why हम लोग सोचते हैं कि हमको it's a duty for us kind of कि हम उस कैपिटल को उठाए और कैपिटल को उठा के स्केल करें, and because अब जो भी है भगवान ने हमको इसकी सिचुएशन में लाया है, तो it would be not fair for me to कि मेरे को तो आराम से रहना है, नहीं करना, अब तो बुढ़ापा आ गया है। हालांकि ऐसी फीलिंग भी आती है, लेकिन अभी हमारी ड्यूटी है कि हमको करना है। नहीं, बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। नहीं, हमें लगता है कि आपको बहुत कुछ करना है, तो इसके लिए प्रिपेयर हो अपने आप में भी। लास्ट क्वेश्चन है, मतलब जैसे इन जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या MSME, SMEs या फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये सारे सेगमेंट में हम लोग देखते हैं जैसे सस्टेनेबिलिटी इंटीग्रेशन जो है वो एक अपने आप में चैलेंज है। और जहां पर भी, जैसे जितनी भी कंट्रीज हमने नाम लिया है कि US, चाइना, यूरोप, यहाँ पे क्या है कि ये सब चीजें हुई हैं। दे हैव सीन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, दे हैव डन लॉट ऑफ वर्क, दे हैव आल्सो इंटीग्रेटेड द ESG, जैसे या सस्टेनेबिलिटी कह लीजिए। हमारे यहाँ पर भी जो ESG, जिसे हम लोग एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस करके जो बोलते हैं, और उसका जो कंपोनेंट है वो बहुत तेजी से इंटीग्रेट हो रहा है। बट हाउ डिफिकल्ट और चैलेंजिंग इट इज फॉर द स्मॉलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू इंटीग्रेट सच मे आई थिंक थिंग्स। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि यूरोप ने एक CBAM करके एक टैक्स कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कर दिया है। कार्बन एडजस्टमेंट, CBAM, तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो उसमें क्या है कि जितनी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, उन सबको अपना जो स्कोप 1, स्कोप 2 जो कार्बन एमिशन है उसको उनको डिक्लेयर करना है उनके फॉर्मेट में। अगर वो उनके फॉर्मेट में नहीं है तो देयर इज अ पेनल्टी, और वो 2026 से CBAM जो है वो मैकेनिज्म मैंडेटरी हो जाएगा। तब तक जो है वॉलंटरी बेसिस पे है, तब तक इंडस्ट्रीज अपने आप को प्रिपेयर कर लें। इसका मतलब है कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है या होगा वो सब चीजें प्रिपेयर हो रही हैं, जो वहां पे हो रहा है वो यहाँ पर भी अभी नहीं होगा तो शायद 5 साल में होगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो बाउंड टू हैपन है, और होना भी चाहिए। बिल्कुल। तो प्रिपेयर्डनेस कितनी है इंडस्ट्री में इस सब चीजों के लिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत देखिए, अर्थ को हम लोग अपने मतलब अपनी जागीर समझ के उसको करप्ट करते जाएं, पोल्यूट करते जाएं, इज नॉट द वे टू वे फॉरवर्ड। आई थिंक और क्या है ना, जैसे माइनिंग है, ठीक है, अब आपने एक बिजनेस शुरू किया जिसमें आप माइनिंग कर रहे हो, माइनिंग करके वो निकाल रहे हो, आपने तो नहीं वहां पे
वो 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 अर्थ की आपकी गिफ्ट है आपके लिए, मतलब हमारी सोसाइटी के लिए गिफ्ट है या फिर हमारी देश के लिए गिफ्ट है, तो उसका ना प्रॉपर कंसीडरेशन होना चाहिए. यू शुड बी एबल, यू शुड, इफ यू आर इनटू दैट बिजनेस, या फिर तुम जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आप लैंडफिल में भरते रहो, तो आपके लिए तो आसान हो गया कि आपने वहां डाल दिया और ये सब हो गया, लेकिन ये इकोनॉमिकली तो वही सेंस बनता है, मतलब फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, लेकिन दैट इज वेरी काउंटर प्रोडक्टिव. कब तक हो पाएगा? दिस इज अगेन लाइक, इट इज सिमिलर टू लाइक मेकिंग लॉसेस. मतलब you are, if the earth is at loss, if the planet is at loss, then we are at loss. मतलब वो तो well established fact. मेरे को इसमें सारी प्रॉब्लम ये लगती है कि इसमें अगेन इंडिया में लीगल फ्रेमवर्क की बहुत प्रॉब्लम. जो लीगल अपन को रिफॉर्म्स करने की जरूरत है वो काफी ज्यादा है, जिससे इलीगल माइनिंग चल रही है, लोग खिला पिला के पैसा खिला के पोल्यूशन करते रहते हैं, ये करते रहते हैं. सो दीज आर एवरी बिजनेस लीगल फ्रेमवर्क जितने ज्यादा इसमें स्ट्रांग होंगे इंडिया में, उतना ज्यादा इसका इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा होगा. आई वुड से कि एसएमईज और एमएसएमईज बल्कि इसमें ज्यादा कल्प्रिट है, क्यों ज्यादा हम कंपनी जब छोटी होती है तो जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं, बट उनका भी एक में पर्सपेक्टिव है कि उनको भी कॉम्पिटिटिव होना है, तो उनको सिनेरियो में, बट लार्ज कंपनीज नहीं करती हैं क्योंकि उनको झंझटों में नहीं पड़ना है, ज्यादा कॉम्प्लायंसेस फॉलो करते हैं वो, क्योंकि उनके लिए कॉस्ट ऑफ दैट लीगल ट्रबल इज टू मच एज कंपेयर टू द गेन, एंड इट इज हार्डर टू कैच लाइक स्मॉल कंपनीज डूइंग समथिंग इलीगल. ये ई वेस्ट के सारे लॉज हैं कि हमें कैसे डिस्पोज करना है, क्या करना है, हम लोग सारे लॉज को फॉलो करते हैं. थोड़ा सा अगर लीगल फ्रेमवर्क अपना, नॉट जस्ट फॉर दिस बट जनरली बेटर हो जाए ना, द केसेस शुड गेट रिजॉल्व्ड क्विकली, सो देन ऑल ऑफ दीज थिंग्स वुड बिकम मच इजियर, मच मोर सस्टेनेबल, मच मोर. अब यूरोप कोई ये जैसे टैक्स लगाता है इस तरह का, इंडिया में कितने भी लगा लो, उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड कितना होगा ना, बहुत ही some people generally find ways to way out. हाँ, मतलब वो लीगल केसेस चलते ही रहते हैं ना. तो ये सारी चीजें इस चीज से सॉल्व हो सकती हैं कि हमारा लीगल फ्रेमवर्क और ये जो तीनों एग्जीक्यूटिव, लीगल और ये पुलिसिंग, ये तीनों मशीनरी में लीगल स्ट्रक्चर के ऊपर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दे आर नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. आई डोंट नो हाउ दैट रिफॉर्म्स वुड वर्क, हाउ दैट थिंग्स विल वर्क. मतलब वही आई एग्री विद यू कि बहुत सारे नुएंसेस हैं, चैलेंजेस हैं, बट मतलब धीरे करके ही शायद वही है कि जब वहां पे तो कुछ नहीं हो रहा. हाँ, लीगल में तो मेरे को लग रहा है कोर्ट केसेस तो और पाइल अप हो जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है. इंशाल्लाह जल्दी कुछ हो उस डायरेक्शन में. मतलब हमारा ये, मतलब मुझे लगता है कि यही ओवर इंटेंशन है कि जब शायद जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है थोड़ा सा, मुझे लगता है कि शायद स्प्रेड सही तरीके से होने लगेगा, तब शायद इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है फॉर मे बी स्क्रूपलेस वे ऑफ फाइंडिंग द मनी, वो शायद धीरे करके सभी सेगमेंट में कम हो जाएंगी या कम होंगी. ऐसा दैट इज मे बी आई थिंक आई एम होपफुल अबाउट. तो क्योंकि शायद लोग इस तरह की चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि दे वांट टू मे बी आई थिंक मेक द क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क वीक है. हाँ, वो भी है, वही है. मतलब लीगल फ्रेमवर्क वीक है, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म इश्यूज हैं, कभी-कभी लोग, मेरे ख्याल से जापान ही एक ऐसी कंट्री है दुनिया में जहाँ पे कोई लॉ की जरूरत नहीं है, वहाँ पे वैसे ही लोग वो है, कल्चर जो है वो, मतलब उनका जो सिविक सेंस है वो ज्यादा ही अच्छा है. और किसी देश में तो मैंने देखा नहीं, चाहे यूएस है चाहे यूरोप है, सब लॉ से डरते हैं, इस कारण दे आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स. जापान में तो सब लोग ऐसे ही इनहेरेंटली अलग से ही है. बट आई थिंक लॉ अबाइडिंग होने के लिए लॉ का स्ट्रांग होना और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग होना अच्छा होगा. तो या आई थिंक, बट ओवरऑल आई थिंक एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस इंडिया में जनरली लोग ज्यादा कॉन्शियस हैं, इनहेरेंटली कॉन्शियस हैं एज कंपेयर टू, हम लोगों को चुभता है अगर एसी चल रहा होता है और हम घर पे नहीं है तो. ठीक है, ऐसा वो तो है ही है, वो प्रॉब्लम है. मतलब इनहेरेंटली हम लोग एनवायरमेंटल कॉन्शियस हैं, एनर्जी कॉन्शियस हैं. हमारा अब देखा जाए तो पर कैपिटा एनर्जी बहुत कम है. वो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि लोगों के पास है नहीं है, गरीबी बहुत है, इस कारण भी हो सकता है, बट है वो सेंसिबिलिटीज हैं. सो दैट्स ग्रेट.
I'm not sure I answered your question. नहीं मतलब I think बहुत ही honest answer है और thank you so much भाई for maybe all the maybe I think passionate responses. मुझे लगता है कि इन सब तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनका अगर प्रैक्टिकली रिस्पॉन्स मिल जाए तो शायद बहुत सारी चीजें लोगों को सीखने को मिलती हैं. मतलब पीपल लाइक अस आल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम पीपल लाइक यू. तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डिस्कशन रहा मेरे लिए तो एटलीस्ट पर्सनली, एंड आई एम श्योर लाइक पीपल हु विल बी लिसनिंग दिस पॉडकास्ट विल आल्सो बी बेनिफिटेड अ लॉट. और मुझे लगता है कि अभी हम मेरे क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए हैं, बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है कि कुछ समय बाद फिर से हम आपको इनवाइट करेंगे एंड देन विल हैव मोर लर्निंग्स फ्रॉम यू एज वेल. तो बहुत अच्छा लगा आप इस पॉडकास्ट में. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल योर maybe I think knowledge and maybe your experiences with us. Thank you, bhai. Thank you so much. Thanks, Anurag bhai. Thank you. Thanks for having me.